स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अभी तक हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़े हैं एंड टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सो व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी? Molecules of the reactants are in a state of rapid motion and possess kinetic energy. The reaction occurs when the reacting molecules approach a proper alignment and collide. On such collision, the kinetic energy possessed by the molecules is transformed into potential energy of the system. Thus, to start a reaction, the required energy is supplied by the collisions of the reacting molecules. यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यानी जो molecules होते हैं किसी भी reactions में जो participate कर रहे हैं तो उनमें जब आपस में कोलिजन होते हैं तो कोलिजन से जो एनर्जी डेवलप होती है वो ही उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, और उनके कोलिजन से उनकी जो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कहाँ से मिलती है? वो उनके कोलिजन से मिलती है। ठीक है, The minimum amount of potential energy that must be provided by collision of the reacting molecules for the reaction to occur is known as the activation energy। यानी हमने जो अभी डिस्कस किया है ये डेफिनेशन हो जाएगी कि जो मिनिमम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है कोलिजन के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। कंसिडर द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। यानी जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें जब जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं और जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी, इन दोनों में भी डिफरेंस होता है। रिएक्टेंट की एनर्जी अलग होती है एंड प्रोडक्ट की एनर्जी अलग होती है। ये डिपेंड करता है कि हमारी जो रिएक्शन है वो कितनी फिजिबल है। तो अगर ज़्यादा हो जाती है प्रोडक्ट की एनर्जी तो रिएक्शन कहाँ जाती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में, और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है तो रिएक्शन हमारी जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी उनके कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, इस वजह से रिएक्शन का है काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाती है। ये हम कुछ ग्राफ देखेंगे जिससे रिएक्शन की प्रोग्रेस हमें पता चलेगी। ये पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन की प्रोग्रेस के बीच में ग्राफ है। तो फर्स्ट वाला जो देखते हैं हम, इसमें क्या देखते हैं? रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या है? कम है। तो ये क्या बोलेंगे हम इसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी इसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है। जो रिएक्टेंट्स थे उनके पास ज़्यादा एनर्जी थी और जो हमें प्रोडक्ट मिला उसकी एनर्जी हमें कम मिली। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि एनर्जी बाहर रिलीज़ हुई, और ये प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड वाला जो हमारा जो ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में, इसमें क्या हमें मिल रहा है? रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम थी और प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या है? ज़्यादा हो गई। यानी उन्होंने आउटर मोस्ट अपने एनवायरनमेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है तो उसकी एनर्जी तभी बढ़ी है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सभी नोट करेंगे। और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी यानी जो मिनिमम एनर्जी कोलिजन के लिए रिक्वायर्ड होती है वो इसको बेस माना गया है। इसके बाद इनकी रिएक्टेंट्स की एनर्जी और प्रोडक्ट्स की एनर्जी में डिफरेंस देखा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांजिशन स्टेट यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यानी स्टूडेंट्स, जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो उसमें रिएक्टेंट जब आपस में कोलिजन करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। उनके बीच में कोई एक ऐसी स्टेज आती है, ट्रांजिशन फेज आती है कि वो इंटरमीडिएट स्टेज बनाते हैं। जैसे हमने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी कोई भी रिएक्शन तब कंप्लीट होती है जब बीच में कोई एक प्रोडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा जो हाईली रिएक्टिव होता है और वह उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। एन एक्सट्रीमली ट्रांजिशनरी स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स थ्रू विच a reaction system must pass on its way to the products. The transition state is imaginary molecule and cannot be isolated. Bonds are being partial. System possesses maximum energy and is most unstable. यानी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है। यानी जो ट्रांजिशन स्टेट में जो मॉलिक्यूल बनता है वो एक इमेजिनरी होता है और उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। आइसोलेट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके जो बॉन्ड होते हैं एक तो पार्शियल होते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते, पार्शियली फॉर्म होते हैं, और एक उनकी जो होती है एनर्जी वो बहुत ज़्यादा होती है। वो इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी उनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो जल्दी जल्दी कन्वर्ट होते रहते हैं।
एक तरह से हमें वो स्टेट, हम उसको आइसोलेट ही नहीं कर पाते, वो बहुत अनस्टेबल होते हैं। तो ये रिएक्शन देखेंगे हम नीचे, प्रोडक्ट है उनके, सॉरी रिएक्टेंट है, उनके बीच में ट्रांजिशन स्टेट आई और देन वो कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी लास्ट टॉपिक में, एन इंटरमीडिएट इज अ स्टेबल एंटिटी एंड कैन बी आइसोलेटेड अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। अ रिएक्शन विच प्रोसीड्स थ्रू एन इंटरमीडिएट हैज़ टू सराउंड टू एनर्जी बैरियर्स, कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द इंटरमीडिएट एंड ये ग्राफ, सॉरी ये जो ग्राफ है ये आपको ध्यान से करना है। इसमें जो रिएक्टेंट है उसमें पहले इंटरमीडिएट बनाया गया है जिसको ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं, और फिर बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, यानी ऑर्गेनिक रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती है। तो द रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेन टाइप्स। फर्स्ट वन इज substitution reaction, second is addition reaction, third elimination reactions and fourth is rearrangement reactions। इनके बाद हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इन 4 टाइप्स जो हैं। सॉरी, फर्स्ट वन इज substitution reactions। Substitution reactions are those reactions in which an atom or group of atoms directly attached to a carbon in the substrate molecule is replaced by another atom or group of atoms. For example, the chlorination of methane in the presence of ultraviolet light as follows। यानी जब मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो क्या बनाता है, मिथाइल क्लोराइड। और मिथाइल क्लोराइड बनने के लिए इसमें क्या होता है, एक जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस होता है किससे, क्लोरीन से। यानी इसके पहले कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और उसकी जगह क्लोरीन आकर के जुड़ जाता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक मॉलिक्यूल हटेगा, उसकी जगह दूसरा मॉलिक्यूल आके जुड़ेगा, तो इसी को हम सिंपली क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है केमिकली, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट वन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। These reactions as above are initiated by free radical and takes place in 3 consecutive steps involving, यानी most of the substitution reactions are initiated by free radicals and the 3 steps are initiation, propagation and termination। इनको ये भी हम बोल सकते हैं कि ये चेन इनिशिएशन हो रहा है, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। इनिशिएशन से वर्ड से समझ आता है किसी की शुरुआत होना, यानी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन जैसे ही होता है तो इस रिएक्शन की शुरुआत होती है। देन उसके बाद हमारा आता है प्रोपेगेशन, यानी जब फ्री रेडिकल फॉर्म होते रहते हैं और वो फर्दर रिएक्शंस चलती रहती है तो उसको बोलते हैं प्रोपेगेशन। एंड एट लास्ट जब फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर रिएक्शंस को ख़त्म करते हैं तो ये होता है चेन टर्मिनेशन। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट वाला जो फ्री रेडिकल था उसमें क्या होता है, तो इसका फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन स्टेप। जैसे कि हमने बताया है, जैसे ही फ्री रेडिकल का फॉर्म होगा ये रिएक्शन स्टार्ट होगी, यानी इसका इनिशिएशन होगा। इसमें क्या आता है, अ क्लोरीन मॉलिक्यूल अंडरगोज होमोलाइटिक फ्यूजन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट टू गिव क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। यानी सबसे पहले जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा, होमोलाइटिक फ्यूजन होगा और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होते ही हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, इसको बोलेंगे प्रोपेगेशन स्टेप। यानी फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं। तो सेकंड में क्या होगा, अ क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक्स द मीथेन मॉलिक्यूल टू गिव मिथाइल फ्री रेडिकल एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ था उसने मीथेन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक किया और अटैक करने के बाद उसने मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किया। The methyl free radical attacks a chlorine molecule to yield methyl chloride and chlorine free radical. These propagation steps are repeated again and again. Then इसके बाद जो मिथाइल फ्री रेडिकल था उसने वापस से क्लोरीन के साथ रिएक्शन की और मिथाइल क्लोराइड मिला और साथ के साथ ही एक क्या मिला, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ऐसे ही ये रिएक्शन आगे चलती रहती है और सेम प्रोसेस रिपीट होता रहता है। देन लास्ट में आता है टर्मिनेशन स्टेप। These involve the formation of stable molecules by combination of free radicals। यानी जब 2 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, कोई भी किसी भी टाइप के हो सकते हैं,
CH3 Cl के साथ कंबाइन हो सकता है, 2 CH3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो सकते हैं, या फिर 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो सकते हैं। तो जब वो कंबाइन होकर कोई स्टेबल प्रोडक्ट बना लेंगे तो क्या होगा, एक टर्मिनेशन स्टेप आएगा जिसको लास्ट वाला टर्मिनेशन स्टेप बोलते हैं, और इस तरह से जो इसका मैकेनिज्म होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वो कंप्लीट होता है फ्री रेडिकल वाला। इसके बाद हमारा आता है इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी अभी तक हमने जो पढ़ा था वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आप इतना ही नोट करेंगे और सब इसको ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू।